नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीपीएससी विथ अमित के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में ज्योग्राफी यानी भूगोल का शुरुआत किया है, जिसमें हमने पहला टॉपिक जो पढ़ा था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पूरा संपूर्ण से अध्ययन किया है। उस वीडियो को प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। और आज हमारा जो टॉपिक है दूसरा, वो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ पर हम लोग बहुत ही हाई लेवल तक की पढ़ाई करेंगे। इसको पढ़ने के बाद चाहे जो एग्ज़ाम आप दें, प्री मेंस दोनों आपका यहाँ से कवर होने वाला है। तो चलिए देखते हैं महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो सर्वप्रथम महाद्वीपीय विस्थापन का विचार जो दिया था वो थे F.B. टेलर। कौन थे? F.B. टेलर महोदय। कौन थे? F.B. टेलर महोदय के द्वारा 1910 में दिया गया। कब दिया गया? 1910 में दिया गया। परंतु इन्होंने साक्ष्यों सहित इसकी क्रमबद्ध व्याख्या नहीं की थी। यानी इन्होंने तो दिया विस्थापन जो था, महाद्वीपीय विस्थापन का विचार तो 1910 में दिया था F.B. टेलर महोदय ने, लेकिन इन्होंने इसमें कोई भी साक्ष्य या इसकी क्रमबद्ध रूप से इसकी व्याख्या नहीं की थी। तो इसके बाद 1912 ईस्वी में वेगनर अल्फ्रेड महोदय आते हैं। वेगनर अल्फ्रेड महोदय आते हैं। इन्होंने 1912 ईस्वी में साक्ष्यों सहित और क्रमबद्ध रूप से महाद्वीपीय विस्थापन का प्रस्तुतिकरण किया। और ये जो अल्फ्रेड वेगनर साहब जो थे, ये जलवायु वैज्ञता थे। यानी ये क्लाइमेटोलॉजी वैज्ञानिक थे। यहाँ पर वही लिखा है, सर्वप्रथम महाद्वीपीय विस्थापन को साक्ष्यों सहित और क्रमबद्ध रूपों से प्रस्तुत करने का श्रेय जर्मन जलवायु वेत्ता अल्फ्रेड वेगनर को जाता है। इन्होंने 1912 ईस्वी में यह सिद्धांत प्रस्तुत किया, जबकि इसका प्रथम प्रकाशन जो था 1915 में हुआ। इसका प्रथम अंग्रेजी संस्करण 1919 में आया था। तो जलवायु वेत्ता थे अल्फ्रेड वेगनर, और ये जर्मन के निवासी थे। वेगनर ने अपने सिद्धांत में निम्नलिखित मान्यताओं का प्रयोग किया। सबसे पहला है, प्रारंभ में कार्बोनिक फेरस काल से पहले सभी भूखंड। इन्होंने कहा कि प्रारंभ में जब कार्बोनिक फेरस काल था, उसके पहले सभी भूखंड जो थे वो आपस में संयुक्त थे या जुड़े थे, जिसे पैंजिया कहा गया। जिसे क्या कहा गया? पैंजिया कहा गया। इसकी अवस्थिति यानी पैंजिया की अवस्थिति दक्षिण ध्रुव की ओर थी। पैंजिया की अवस्थिति किस ध्रुव की ओर थी? दक्षिण ध्रुव की ओर थी। पैंजिया के चारों ओर विशाल जलभाग फैला था। पैंजिया के चारों ओर विशाल जलभाग फैला था, जिसे पैंथालाशा कहा गया। वेगनर के अनुसार पैंजिया के 3 परतें हैं। सबसे ऊपरी परत को सियाल कहा गया, जो ठोस अवस्था में थी। मध्यवर्ती परत को सीमा कहा गया, जो अर्ध तरल अवस्था में थी। जबकि सबसे आंतरिक परत या केंद्रीय परत जो थी, उसे नीफे कहा गया। उसे क्या कहा गया? नीफे कहा गया। हम लोग यहाँ पर एक चित्र बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं, उसके माध्यम से यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा जो है भूखंड है, ये हमारा भूखंड है। तो वेगनर साहब ने क्या कहा था कि कार्बोनिक फेरस काल से पहले जो सभी भूखंड थे वो आपस में जुड़े थे, जिसे पैंजिया कहा गया। ये क्या कहलाया? ये आपस में जुड़े थे, इसे पैंजिया नाम दिया गया। और इसकी अवस्थिति जो थी वो दक्षिणी ध्रुव की ओर थी, साउथ पोल की तरफ थी।
और इसके अलावा इसमें कहा गया कि पैंजिया के चारों ओर विशाल जल भाग था। क्या था? पैंजिया के चारों ओर विशाल जल भाग से भरा हुआ था। और इसी विशाल जल भाग को क्या कहा गया? पैंथालाशा। पैंथालाशा, पैंथालाशा इसी का नाम दिया गया। इसके बाद वेगनर साहब ने कहा कि पैंजिया के 3 परत थे। जो ये पैंजिया थी इसके 3 परत थे। कौन कौन से? तो हमारा ऐसे एक चित्र बनेगा, ऊपरी परत, मध्यवर्ती परत और केंद्रीय परत या आंतरिक परत। तो ऊपरी परत जो थी इसको सियाल कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता है? सियाल। और ये ठोस अवस्था में था, ठोस अवस्था में था। इसके अलावा मध्यवर्ती परत को सीमा कहा गया, मध्यवर्ती सीमा कहा गया, जो कि अर्ध तरल में था, अर्ध तरल अवस्था में यह था, अर्ध तरल अवस्था में था। इसके अलावा जो एकदम आंतरिक भाग था इसे नीफे कहा गया। क्या कहा गया? इसे नीफे कहा गया, इसे नीफे कहा गया। ये तरल अवस्था में थी, ये तरल अवस्था में थी। तो आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। वेगनर के अनुसार सियाल जो है वो सीमा पर स्वतंत्र रूप से तैर रहा है। सियाल जो है वो सीमा पर स्वतंत्र रूप से तैर रहा है, यानी जो ऊपरी परत है वो मध्यवर्ती परत पर स्वतंत्र रूप से तैर रहा है। कार्बोनिक फेरस काल के बाद पैंजिया 2 भागों में टूट गया। हमने यह देखा था पैंजिया है। क्या था ये? पैंजिया। कार्बोनिक फेरस काल के बाद जो था ये 2 भागों में टूट गया, 2 भागों में टूट गया। ये 2 भागों में टूटने के बाद क्या है इसमें देखते हैं। टूट गया, इसके बाद टूट गया ट्रियासिक तक, जबकि जुरासिक तक इन दोनों भूखंडों में ये पुनः विभाजित हुआ। पैंजिया का विखंडन अंगारा लैंड, पैंजिया का विखंडन जो था वो दो भागों में से विभाजित हो गया। इसके चारों ओर जलभाग भरे थे। तो पैंजिया का विखंडन अंगारा लैंड, ये जो भाग था ये अंगारा लैंड था, अंगारा लैंड। इसी को लॉरेंसिया कहा गया, इसी को लॉरेंसिया भी कहते थे। और गोंडवाना लैंड, इसके अलावा ये दूसरा भाग जो था ये गोंडवाना लैंड, जो कि दक्षिणी स्थित भाग था, वहाँ पर हुआ। इसके विखंडन से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसे भूखंडों का निर्माण हुआ। जबकि अंगारा लैंड पैंजिया का उत्तरी स्थित भाग था। अंगारा लैंड जो था ये उत्तरी स्थित भाग था। और ये गोंडवाना लैंड, जिसे टेथिस सागर भी कहा गया, ये दक्षिणी भाग था। अंगारा लैंड के विखंडन से उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया का निर्माण हुआ। अंगारा लैंड के विखंडन से उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया का निर्माण हुआ। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच टेथिस सागर का विकास हुआ, जो कि सबसे प्राचीन और बृहद भूसन्नति है, जिससे बाद में हिमालय जैसे ऊंचे वलित पर्वत का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर एक शब्द है भूसन्नति। भूसन्नति वह होता है जहाँ पर सागरीय द्रोणियों के द्वारा अवसाद जमा होते हैं, उसी को भूसन्नति कहा जाता है। अगला पॉइंट हमारा है
वेगनर के अनुसार महाद्वीपों का विस्थापन 2 दिशाओं में नियत था। सबसे पहले महाद्वीपों का विस्थापन उत्तर दिशा में हुआ। सबसे पहले उत्तर दिशा में, जैसे ऐसे हुआ उत्तर दिशा में सबसे पहले। इस विस्थापन के लिए प्रमुख बल ध्रुवीय बल था और गुरुत्व बल था। इसके लिए कौन कौन से बल था? ध्रुवीय बल प्लस गुरुत्वीय बल। जबकि महाद्वीपों का पश्चिमी विस्थापन चंद्रमा के ज्वारीय बल के द्वारा होता है। महाद्वीपों का पश्चिमी विस्थापन जो हुआ वो चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण होता है। वेगनर द्वारा महाद्वीपीय विस्थापन के समर्थन में दिए गए साक्ष्य। तो अब देखते हैं कि वेगनर साहब जो थे वो महाद्वीपीय विस्थापन के समर्थन में क्या क्या साक्ष्य दिए थे। तो वेगनर ने तटों की साम्यता, भूगर्भिक साक्ष्यों, जलवायुविक साक्ष्यों, जीवाश्म से प्राप्त साक्ष्यों तथा जैविक साक्ष्यों के आधार पर महाद्वीपों में विस्थापन को सिद्ध करने का प्रयास किया था। क्या क्या? तटों की साम्यता, भूगर्भिक साक्ष्यों, जलवायुविक साक्ष्यों, जीवाश्म से प्राप्त साक्ष्यों तथा जैविक साक्ष्यों के आधार पर महाद्वीपों में विस्थापन को सिद्ध करने का प्रयास वेगनर महोदय ने किया था। एक एक करके अब हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है तटों की साम्यता पर आधारित साक्ष्य, जिसे हम लोग कहते हैं जिग-सा-फिट। तटों की साम्यता पर आधारित साक्ष्य। वेगनर के अनुसार दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट और अफ्रीका के पश्चिमी तट को आपस में एक दूसरे से मिलाया जा सकता है। ये वेगनर महोदय कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी तट और अफ्रीका के पश्चिमी तट को एक दूसरे में जोड़ सकते हैं हम लोग। यह वास्तव में पहले एक दूसरे से संयुक्त थे। इन्होंने यह भी कहा कि यह पहले जो थे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, परंतु बाद में विस्थापन के कारण ये एक दूसरे से दूर हो गए या अलग हो गए। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारा दक्षिणी अमेरिका का पूर्वी भाग और ये हमारा अफ्रीका का पश्चिमी भाग है। ये जो इनकी अलग होने की स्थिति है, इसी को क्या कहा गया? जिग-सा-फिट। ये पहले जुड़े थे। ये वेगनर महोदय ने कहा कि ये पहले जुड़े थे, लेकिन इनके दूर होने की इस स्थिति को जिग-सा-फिट के नाम से जाना गया। ये विस्थापन के कारण एक दूसरे से दूर हो गए, एक दूसरे से दूरी हो गई विस्थापन के कारण। इसके बाद आता है दूसरा साक्ष्य जो है भूगर्भिक साक्ष्यों के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि भूगर्भिक क्या साक्ष्य दिया वेगनर महोदय ने। सबसे पहला इसमें है चट्टानों की साम्यता, स्वर्ण निक्षेप की प्राप्ति। इसके अलावा तटों पर पाए जाने वाले पर्वतीय संरचनाओं में समानता जैसे साक्ष्य महत्वपूर्ण है। तटों पर पाए जाने वाले पर्वतीय संरचनाओं में समानता जैसे साक्ष्य महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इसमें देखते हैं पहला पॉइंट, ब्राज़ील के अंतरीप, यानी अंतरीप को ही केप कहा जाता है। तो ब्राज़ील के अंतरीप पर पाई जाने वाली प्री कैम्ब्रियन चट्टानें अफ्रीका के गिनी तट पर भी पाई जाती हैं। इसमें कहा गया है जो ब्राज़ील में अंतरीप पर पाई जाने वाली प्री कैम्ब्रियन चट्टानें थे वो अफ्रीका के गिनी पर्वत पर या गिनी तट पर भी पाई गई। ब्राज़ील तट पर प्राप्त स्वर्ण निक्षेप अफ्रीका के घाना तट पर भी पाए गए। ये साक्ष्य दोनों भूखंडों के संयुक्त होने का प्रमाण है जिनका बाद में विस्थापन हुआ। यहाँ पर कह रहा है दूसरा पॉइंट कि ब्राज़ील तट पर प्राप्त स्वर्ण निक्षेप अफ्रीका के घाना तट पर भी पाए गए थे। तो ये हमें एक साक्ष्य बताता है, ये हमें एक दिमाग से सोचने की बात है कि इससे सोचिए कि ये दोनों जो साक्ष्य मिला है कि ये भूखंडों के संयुक्त होने का हमें प्रमाण ही था, जिसका विखंडन हुआ बाद में और वो अलग हो गए।
अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर कुछ प्राचीन पर्वत अटलांटिक महासागर के दोनों तटों पर कुछ प्राचीन पर्वत जैसे कैलिडोनियन हर्सिनियन पाए गए, जिसमें आपसी साम्यता दिखाई गई, जिसमें आपसी साम्यता यानी अलगाव दिखाई गई। इसके बाद अगला है जलवायुविक प्रमाण, जिसमें सबसे पहला कोयले के निक्षेप, कोयला का निक्षेप। वेगनर ने उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों यानी ध्रुवों की ओर बड़े पैमाने पर कोयले के निक्षेप देखे हैं। वेगनर महोदय ने उत्तरी गोलार्ध में उच्च अक्षांशों यानी ध्रुवों की तरफ बड़े पैमाने पर कोयले के निक्षेप देखे। वेगनर के अनुसार इन क्षेत्रों में कोयला निर्माण की अनुकूल जलवायु नहीं है। वेगनर महोदय कहते हैं कि इन क्षेत्रों में यानी उत्तरी गोलार्ध में जब उच्च अक्षांशों की तरफ हम बढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐसी कोई अनुकूल जलवायु नहीं है कि कोयला वहाँ पर निर्माण हो सके। अतः निश्चित तौर पर यह भूखंड पहले उष्ण कटिबंधों की ओर रहे होंगे। वेगनर महोदय कहते हैं इसीलिए यह सोचा जा सकता है कि ये भूखंड जो थे ये पहले उष्ण कटिबंधों की ओर रहे होंगे, जहाँ बड़े पैमाने पर वनस्पतियों के निक्षेप से अर्थात भ्रंशों में दबने से लंबे समय में कोयले का निर्माण हुआ होगा। बाद में विस्थापन के कारण यह भूखंड उत्तरी ध्रुव की ओर पहुंच गए होंगे। बाद में ये जब विस्थापन हुआ होगा तो ये बाद में उत्तरी ध्रुव की ओर चले गए होंगे या पहुंच गए होंगे। अगला है टीलाइट। अगला साक्ष्य क्या देते हैं? टीलाइट, जिसे हम लोग हिम के निक्षेप कह सकते हैं, हिम के निक्षेप। वेगनर के अनुसार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैसे भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के कुछ भागों में टीलाइट के निक्षेप प्राप्त किए। इनका कहना था, वेगनर साहब का कहना था कि यह तभी संभव है जब भूखंड पहले ध्रुव की ओर अवस्थित रहे हों। जब भूखंड पहले ध्रुव की ओर अवस्थित रहे होंगे तभी यह संभव है कि टीलाइट के निक्षेप हमें देखने को मिले। तो टीलाइट के निक्षेप में क्या है? वेगनर ने उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैसे भारत हुआ, मेडागास्कर हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ और अफ्रीका के कुछ भागों में टीलाइट के निक्षेप प्राप्त किए। इनका कहना था कि यह तभी संभव हो सकता है जब भूखंड पहले ध्रुव की ओर रहे होंगे। अगला आता है जीवाश्म संबंधित प्रमाण। जीवाश्म संबंधित प्रमाण सबसे पहला इसमें आता है जीवाश्म संबंधित प्रमाण में ग्लासोप्टेरिस। इस वनस्पति के प्रमाण गोंडवानालैंड के अलग अलग भूखंडों जैसे अफ्रीका, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया जैसे भूखंडों से प्राप्त हुए हैं। अतः निश्चित तौर पर पहले ये आपस में संयुक्त थे। तो ग्लासोप्टेरिस का जो हमें साक्ष्य मिला है, इसमें कहा गया है कि इस वनस्पति के प्रमाण गोंडवानालैंड के अलग अलग भूखंडों जैसे दक्षिण अमेरिका, मेडागास्कर, भारत, ऑस्ट्रेलिया जैसे भूखंडों में प्राप्त हुए। अतः निश्चित तौर पर पहले ये आपस में जुड़े होंगे। वेगनर के अनुसार कुछ विशेष प्रकार के स्तनधारियों के प्रमाण भी गोंडवानालैंड के अलग अलग भूखंडों में प्राप्त हुए हैं, जो कि इस बात को प्रमाणित करते हैं कि पहले ये आपस में संयुक्त थे, बाद में ये विस्थापन के कारण वर्तमान स्थिति में प्राप्त हो गए। तो वेगनर के अनुसार कुछ विशेष प्रकार के स्तनधारियों के प्रमाण भी गोंडवानालैंड के अलग अलग भूखंडों में प्राप्त हुए, जो कि इस बात को प्रमाणित करते हैं कि पहले ये आपस में संयुक्त थे, बाद में ये विस्थापन के कारण वर्तमान स्थिति में प्राप्त हुए। अब आता है जैविक प्रमाण। लेमिंग नामक जीव जो कि स्कैंडिनेवियाई देशों में पाए जाते हैं, जो कि पश्चिम की तरफ भागते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाते हैं। वेगनर के अनुसार
चूँकि पहले यूरोप और उत्तर अमेरिका आपस में संयुक्त थे, इसीलिए इन जीवों को पश्चिम की तरफ भागने पर स्थलखंड प्राप्त होते थे। इनकी यह प्रवृत्ति यह बताती है कि पहले ये दोनों भूखंड आपस में संयुक्त थे या जुड़े थे। वेगनर ने अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में महाद्वीपों के विस्थापन को प्रमाणित करने के प्रयास से साथ साथ अन्य भूगर्भिक प्रक्रियाओं की व्याख्या का भी प्रयास किया। वेगनर महोदय ने अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में महाद्वीपों के विस्थापन को प्रमाणित करने के प्रयास के साथ साथ अन्य भूगर्भिक प्रक्रियाओं की व्याख्या का भी प्रयास किया। जैसे इन्होंने रॉकीज और एंडीज जैसे पर्वतों की व्याख्या सियाल और सीमा के मध्य घर्षण के आधार पर की थी। जबकि ज्वालामुखी और भूकंप की घटनाओं का संबंध भी इन्हीं दोनों परतों के मध्य घर्षण से माना था। इन्होंने द्वीप चापों को महाद्वीपों के पीछे छूटते अंशों का परिणाम बताया। इस प्रकार वेगनर के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने ब्रश की एक ही चोट से पूरे कैनवास को चित्रित करने का प्रयास किया है। ब्रश की एक ही चोट से पूरे कैनवास को चित्रित करने का प्रयास किया है, छोर से। अब आता है कि वेगनर के ये जो सिद्धांत थे इसकी क्या क्या आलोचनाएं हुई। वेगनर महोदय की इस सिद्धांत की क्या क्या आलोचनाएं हुई। तो कार्बोनिक फेरस काल, पहला पॉइंट इसमें है कार्बोनिक फेरस काल के पहले पैंजिया का इतिहास क्या था और इस काल के बाद इसमें अचानक विखंडन क्यों हुआ, इसका स्पष्ट उत्तर वेगनर के पास नहीं था। ये इनकी एक आलोचना हुई कि कार्बोनिक फेरस काल के पहले पैंजिया का इतिहास क्या था और इस काल के बाद इसमें अचानक विखंडन क्यों हुआ, तो इसका स्पष्ट तरीके से उत्तर वेगनर साहब के पास नहीं था। इसके अलावा दूसरा पॉइंट इसमें भूखंडों का विस्थापन केवल उत्तर और पश्चिम दिशा में ही क्यों हुआ। जो भूखंड थे उनका विस्थापन केवल उत्तर और पश्चिम दिशा में ही क्यों हुआ। साथ ही पश्चिमी विस्थापन के लिए वेगनर ने चंद्रमा के ज्वारीय बल को जिम्मेदार माना, जबकि यह बल भूखंडों में विस्थापन के लिए अपर्याप्त है। इसमें दूसरा पॉइंट है कि भूखंडों का विस्थापन केवल उत्तर और पश्चिम दिशा में ही क्यों हुआ, और साथ ही में पश्चिमी विस्थापन के लिए वेगनर ने चंद्रमा के ज्वारीय बल को जिम्मेदार ही क्यों माना, जबकि यह बल तो भूखंडों में विस्थापन के लिए अपर्याप्त होता है, ज्वारीय बल चंद्रमा का। तीसरा इनका जो आलोचना के रूप में देखा जाता है वह है वेगनर महोदय ने अपने सिद्धांत के समर्थन में जो भी साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं वे तार्किक तो हो सकते हैं परंतु वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है। तार्किक हो सकते हैं वो, लेकिन जो भी साक्ष्य इनका है वो वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित नहीं है। इसके अलावा वेगनर ने प्रारंभ में बताया था कि सियाल सीमा पर मुक्त रूप से तैर रहा है। सियाल जो है वो सीमा पर मुक्त रूप से तैर रहा है, परंतु बाद में पर्वतों की उत्पत्ति की व्याख्या में बताया कि सीमा द्वारा सियाल पर घर्षण उत्पन्न किया गया। यह दोनों बातें विरोधाभासी हैं, यह दोनों बातें जो हैं वो एक दूसरे के विरोध करती हैं। इसका अगला है वेगनर ने द्वीपीय चापों को महाद्वीपों के पीछे छूटते अंशों का परिणाम बताया। द्वीपीय चापों को महाद्वीपों के पीछे छूटते अंशों का परिणाम बताया, जबकि वर्तमान में द्वीपीय चापों का निर्माण महासागरीय प्लेट के अभिसरण से माना। वेगनर ने ज्वालामुखी भूकंप के घटनाओं की मनमानी व्याख्या की।
यह भी इनकी एक आलोचना के रूप में देखा जाता है। अब आएगा वेगनर महोदय के महाद्वीपीय विस्थापन की समालोचनाएं। क्या समालोचनाएं? यद्यपि वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत वर्तमान में मान्य नहीं है, परंतु उनकी मूल विचार की भूखंडों में विस्थापन है यह प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत द्वारा प्लेटों के विस्थापन के द्वारा प्रमाणित है। यद्यपि वेगनर जो थे उनके महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है वो वर्तमान में मान्य नहीं है, परंतु उनकी मूल विचार जो थी उसी के कारण यह पता चला कि भूखंडों में विस्थापन है यह प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत द्वारा प्लेटों के विस्थापन के द्वारा प्रमाणित है। वेगनर के समय वैज्ञानिक विकास अधिक नहीं थे। वेगनर के समय यानी 1912 ईस्वी से लेकर 1965 या जब इनकी मृत्यु हुई थी उस समय वैज्ञानिक विकास बहुत ही कम था, इसलिए उनके साक्ष्यों में वैज्ञानिक प्रामाणिकता का अभाव देखा गया या देखा जा सकता है। परंतु आलोचनाओं के बाद भी वेगनर का महत्व कम नहीं होता, क्योंकि उन्होंने महाद्वीपों में विस्थापन को एक सिद्धांत के रूप में क्रमबद्ध और साक्ष्यों सहित प्रस्तुत किया है। और कहीं ना कहीं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के लिए प्रेरणा का स्रोत भी किया है या प्रेरणा का कार्य भी किया है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आज का हम क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके अलावा हम लोग आगे कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए और आप वीडियो का लाभ उठा सकें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।